हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो होगा एचएस सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंटिन्यूशन है, चैप्टर 2 और लेक्चर नंबर 25 होगा। और इस टॉपिक के बाद हमारे पास जो थ्योरी होता है ना चैप्टर 2 में, वो और कुछ नहीं रहता। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस टॉपिक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद थ्योरेटिकल जो भी है, जो भी किताब में है हमारे पास, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और पिछले भी बहुत सारे जो मैंने डेरिवेशन किया हुआ है उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम करेंगे। मतलब इस टॉपिक के बाद हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल ही होगा। तो हम आगे जो भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर अगर आगे कंटिन्यूशन होगा तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। आज भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर अगर तुम्हारे पास है तो इसको किस तरीके से तुम कंबाइन कर सकते हो। मतलब अगर मान लो कि ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेरे पास मान लो 3 ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इस टॉपिक में कि तुम इन तीनों को किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उसी को हमें देखना है वैसे यहाँ पे। तो चलो करते हैं। करने से पहले एक बात बता देता हूँ, जो जो चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब जो मुझे फॉलो करते हो ना, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप अगर शेयर करते हो मतलब आप मुझे हेल्प कर रहे हो। आई होप कि आप लोग मुझे हेल्प करोगे। ठीक है, चलो तो देखो कम्बिनेशन जो होता है ना, अगर मेरे पास ऐसे 3 डिफरेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हो तो उसका कम्बिनेशन देखो एक साथ में करता हूँ। 2 टाइप्स होता है। एक को मैं कहूँगा कि सीरीज में तुम लगा सकते हो, और एक कहूँगा पैरेलल कम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो कब सीरीज होगा या फिर कब पैरेलल होगा, मतलब कंबाइन कैसे करना है। वैसे हमें तो ये पता है कि अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर है, इसका डेफिनेशन हमने ऐसे पढ़ा था ना कि 2 कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल मीडियम। तो मीडियम के बारे में बात यहाँ पे नहीं करते हैं, बस ये कहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो अगर सीरीज में तुम कनेक्शन करना चाहते हो ना, तो सीरीज का कनेक्शन ऐसा होता है कि तुमने ये कैपेसिटर हो गया, मतलब इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये एक तुम्हारा C1 वाला, मान लो ये C1 वाला केस, ये C1 है इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट मतलब C2 और C3 को तुम C1 के साथ सीरीज में लगाना चाहते हो। कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज में होना चाहिए। तो कैसे करोगे, मतलब इसका जो पॉजिटिव साइड होगा ना, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका जो पॉजिटिव साइड होगा ना, इसका नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव साइड है C1 का, तो इसके साथ इसको ऐड कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये तुम्हारे पास कंडक्टिंग वायर हो गया, ये भी कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैपेसिटर है वो तो C2 है, तो इसका ये पॉजिटिव वाला किससे लगा दिया तुमने, नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, ये C2 है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है ना कंडक्टर। फिर C3 भी लगाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव लगा देंगे, और ये इसका नेगेटिव हो गया, ये तो कंडक्टिंग वायर है। और अगर होता मेरे पास C4 वाला केस होता, तो ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हम लगाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंबाइन करके ना हम बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने का रूल क्या होगा कि कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ तुम्हें कनेक्ट करना है, और ये नेगेटिव है छोटा वाला, बैटरी का छोटा वाला नेगेटिव होता है, तुम्हें पता है, वैसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव है अल्टीमेटली इसको तुमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने सीरीज कम्बिनेशन तुम्हें दिखाया किसका, 3 डिफरेंट कैपेसिटर जो है जिसका डिफरेंट कैपेसिटेंस है, उन तीनों को तुम्हें सीरीज में लगाना हो तो क्या प्रोसीड्यूर है। प्रोसीड्यूर ये है कि पहले कैपेसिटर है, फिर दूसरा लगाना है, तो पहले का नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव को जोड़ दो। अल्टीमेटली सेल में लगाना है तो पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव एंड है उसको कनेक्ट करो, और नेगेटिव अल्टीमेटली जो बचा है लास्ट में नेगेटिव, उसके साथ बैटरी के नेगेटिव को तुम ऐड करो। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है कि मान लो तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है C1 वाला। ठीक है, इसको तुम सेल मतलब बैटरी के साथ लगाना चाहते हो, तो देखो सारा
कि पॉजिटिव तुम एक साइड पे रखोगे और सारे कंडक्टर्स जो होगा कैपेसिटर के जो कंडक्टर होंगे, सारा पॉजिटिव को तुम एक साइड पे रखोगे और सारा नेगेटिव को तुम एक साइड पे रखोगे। मान लो मेरे पास 3 है ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सारा पॉजिटिव को, ये कनेक्टिंग वायर है, वायर लेके तुमने एक जगह पे रख दिया ऐसे, इस पॉइंट से तुमने सारे को कनेक्ट किया हुआ है। 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट से सारे को कनेक्ट किया हुआ है, सारे मतलब सारे पॉजिटिव को। फिर नेगेटिव को भी एक जगह पे तुम कनेक्ट कर दोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और देखो अब तो बैटरी के साथ ऐड करना है इसको, तो बैटरी के साथ ऐड करना है, तो यहाँ से लेके ये जो हो गया, ये वाला पॉइंट जो हो गया, सारा पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लेके बैटरी के पॉजिटिव में लगा दो। और ये वाला जो एंड है, यहाँ पे जो कनेक्शन लगाया तुमने सारा वायर का, सारे वायर का, वो तो नेगेटिव है, उसको जाके नेगेटिव एंड के साथ तुम ऐड कर दो बैटरी के, ठीक है। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि सीरीज को कैसे लगाना है, पैरेलल को कैसे लगाना है, ठीक है। इसको थोड़ा रफ करके मैं ठीक से बनाता हूँ, छोटा सा हो गया शायद, तो इसको मैं ठीक से बनाऊंगा, तो ऐसे कुछ बनाऊं थोड़ा सा दिखाने के लिए। अब शायद दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये V हो गया, ये मान लो C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है। तो मैं यहाँ से प्लस माइनस हटा देता हूँ, चलो रखता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा ही होगा, बाद में तो हटा देंगे। वैसे इसमें हटा दिया, इसमें नहीं बताऊँगा मैं, यहाँ पे लिख के रखा हूँ ना प्लस माइनस, कुछ एक्सप्लेनेशन में मुझे हेल्प होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो हो गया तुम्हारे पास, ये कम्बिनेशन हो गया, कम्बिनेशंस हो गए। तो हमारे पास 2 टाइप्स जो होता है, डिफरेंट 2 टाइप्स का होगा ये कम्बिनेशन। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अलग अलग है ना, तो इन तीनों को अगर तुम कंबाइन करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटीज है? 2 ही पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से तुम कंबाइन कर सकते हो सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम से अभी और कॉम्बिनेशन हो गया मान लो, अब क्या होना है, मतलब इससे क्या मतलब कर सकते हो क्या? अगर देखो ऐसा सिचुएशन है, मतलब इससे मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आंसर मिलेगा ज़रूर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब क्या जानना चाहता हूँ? जानना ये चाहता हूँ कि मान लो इसका वैल्यू कुछ था, C1 का, इसका वैल्यू कुछ था, इसका वैल्यू कुछ था। अल्टीमेटली सिस्टम में रिजल्टेंट जो कैपेसिटर होगा, रिजल्टेंट जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, वो कितना होगा? मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर इन तीनों को तुमने एक के बाद एक सीरीज में लगा दिया, तो इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। या फिर इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस कॉम्बिनेशन से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस सिस्टम का अगर मेरे पास 2 हो, 3 हो, यहाँ पे तो 3 है, मेरे पास 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसे सिस्टम अगर सीरीज में लगा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है। या फिर पैरेलल में लगा हुआ होता है तो फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो सीरीज वाले में देखते हैं। देखो एक्चुअली जब तुमने बैटरी के साथ लगा दिया तब हुआ क्या, ठीक है। तो देखो ये जो प्लस और माइनस साइन दिया ना, ये बैटरी का पोलरिटी होता है। ये बैटरी है, इसका सर्टेन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे तो सारा न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने दिया नहीं, सारा मतलब ऐसे एज्यूम करके रखा है, C1, C2, C3, V, ये कुछ वोल्ट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, बट यहाँ पे तो हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो इसको भी रखते हैं। तो देखो इसका पोलरिटी है पॉजिटिव और इसका पोलरिटी है नेगेटिव। तुमने जब बैटरी लगा दिया तो बैटरी के पास क्या होता है? बैटरी के पास होता है एनर्जी, ठीक है। बैटरी के पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, ये वाला पॉइंट नोट करके लिख लो। बैटरी के पास कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा नहीं। मतलब चार्ज के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि अभी बैटरी लगा दिया ना, तो मैं दिखाऊंगा कि चार्ज यहां पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव कंडक्टर के साथ जाके यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, तो ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। मतलब देखो ये पॉजिटिव है, इसके वजह से ये पॉजिटिवनेस यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखने में ऐसा ही लगता है कि ये पॉजिटिव है और ये कंडक्टिंग वायर है, तो ये जाके यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पास एनर्जी है,
तो देखो ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटर था, ये वाला, मान लो C1 की बात कर रहा हूँ, C1 के पास जो तुम्हारे पास कैपेसिटर था, तो इसका ये वाला क्या है, ये तो कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर फ्री टू मूव। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो कंडक्टर है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि तुमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लिया। कैसे खींच लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलरिटी है, क्लियर है। तो यहां से इसने क्या खींच लिया, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, मैंने तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब सुनो, ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिससे क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कौन सी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन ने इसको ऐसे खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो एक चीज और समझो कि हम जो यहां पे बात करेंगे ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात करेंगे, हम यहां पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। और तुम मेरे से पूछते हो कि सर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, इस साइड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और बारीकी से समझेंगे इसको, बस मैंने ये अभी इंफॉर्मेशन दिया है तुम्हें, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बस मैंने तुम्हें ये बताया कि हम जो है ना वो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही देखेंगे, क्योंकि आगे जाके जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे तब भी जाके हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कन्वेंशनल जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका इलाबोरेशन मैं यहां पे कर रहा हूं। तो देखो यहां पे मैंने ये बताया कि इसके पास एनर्जी था और ये कंडक्टर है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खींचते ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो प्लस क्यू हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस कंडक्टर के सामने ये वाला एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज हो रहा है, उसमें अकॉर्डिंगली सेम माइनस क्यू चार्ज होगा, क्लियर है। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये बार बार खींच रहा है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया। कंडक्शन मतलब इंडक्शन प्रोसेस में इस कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब एक कंडक्टर जो है उसमें माइनस क्यू चार्ज है, ये जो एक कंडक्टर है इसको मैं रब करता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, यहां पे मैंने कहा प्लस क्यू चार्ज हो गया, क्योंकि जितना भी चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां से गया उतना पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, और ये इंडक्शन प्रोसेस में इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है ना। अब तुम बात को समझो, देखो इलेक्ट्रॉन जो है इसको तो खींच रहा है, इसके पास एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहा है। एक्चुअली इसके पास एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाएगा, यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर देगा और ये ऐसे घूमेगा। इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली मूवमेंट ऐसे ही होगा इसमें, इस सर्किट में, ठीक है। अब बात सुनो, ये एक कंडक्टर है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो गया सडनली, मतलब इस कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज निकल गया होगा, कितना, प्लस क्यू चार्ज निकल गया होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो नेगेटिव होता है, क्लियर है ना। लास्ट डे भी मैंने बताया था वो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन जब निकाला था मैंने, एनर्जी वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज जो है वो मूव कर गया, ये प्लस क्यू चार्ज जाके कहां पहुंच गया, इसके पास पहुंच गया। तो इसके पास चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू, डायरेक्ट इसके पास गया, इस कंडक्टर के पास। बट इसके पास अगर प्लस क्यू चार्ज गया हुआ है तो देखो इंडक्शन की वजह से यहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर फिर से बोलूंगा मैं, अगर एक कंडक्टर है जिसके पास माइनस क्यू चार्ज हो रहा है तो प्लस क्यू चार्ज यहां से निकल गया होगा। अगर प्लस क्यू चार्ज यहां से निकल गया होगा तो इसमें जाके ये प्लस क्यू चार्ज ऐड हो गया। अगर इसमें जाके प्लस क्यू चार्ज ऐड हो गया तो मतलब इसमें इंडक्शन प्रोसेस से माइनस क्यू चार्ज हो रहा है। अगर इसमें माइनस क्यू चार्ज हो रहा होगा तो प्लस क्यू चार्ज यहां से निकल गया होगा, मतलब प्लस क्यू चार्ज ऐसे घूम के आके फिर प्लस क्यू चार्ज ऐसे घूम के इसमें गया, फिर चार्जेस ऐसे मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, प्लस चार्जेस। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, यहां पे ऐसे उल्टा, और प्लस क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। वैसे भी हमें पता था कि कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए 0, ठीक है ना। यहां प्लस होगा तो यहां पे माइनस होना ही होना है, अल्टीमेटली यहां पे क्यू ही निकला है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा ही, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना है, और ये प्लस होगा ये माइनस होगा ही। इंडक्शन में उतना ही चार्ज जनरेट होता है वैसे भी, ठीक है।
फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये मेरे पास ऐसे है और ये बैटरी। तो अल्टीमेटली क्या पता चला, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये पोटेंशियल है। अल्टीमेटली पता ये चल रहा है कि एक चार्ज है प्लस Q जो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई C1 जो कैपेसिटर है उससे कितना चार्ज गया है, तो तुम कहोगे सर अभी अभी तो आपने दिखाया कि ये सीरीज होने की वजह से ये ऐसे करके ये चार्ज ऐसे मूव कर गया, मतलब यहां पे भी प्लस Q चार्ज ही था। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई C2 में कितना चार्ज था, तो तुम कहोगे अभी तो आपने ही कहा ना सेम चार्ज जा रहा है सारे में। C3 में उसमें भी सेम चार्ज जा रहा है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये डायग्राम रब करने से पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे। इट डजंट मीन कि इस एंड से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, नो, इस एंड से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है ऐसे मत सोचना। तुम ऐसे मत सोचना कि ये बैटरी है और बैटरी जो होगा बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, नो, ऐसे नहीं है। बैटरी के पास चार्ज होता ही नहीं है, बैटरी के पास एनर्जी होता है। चार्ज तो इसके पास था, इसने तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करवाया ना, उसका करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव किया। कंटिन्यूअसली बैटरी लगा हुआ है, इसलिए बैटरी जो है चार्ज को मूव कर पा रहा है ना, एनर्जी है इसके पास। हम कौन सी फ्लो को लेंगे, कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज के ही फ्लो को लेके चलते हैं, प्रॉब्लम में भी और थ्योरी में भी। ठीक है, और आगे जाके चैप्टर 3 में भी हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को हम करंट का डेफिनेशन नहीं देंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट को नहीं लेंगे, वो तो चैप्टर 3 में फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज जो होगा, चार्ज जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है और तीनों में से सेम चार्ज जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल कितना होगा? क्या यहां का पोटेंशियल V होगा? तो एक चीज देखो, तुम्हारे पास फॉर्मूला था Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, अब यहां का चार्ज कितना है, तो Q ही है, बट C कितना है, C1 है। ठीक है, यहां का पोटेंशियल कितना है देख लेते हैं फिर से एक बार। यहां का, इस जगह का पोटेंशियल, इसको मैं V1 लिखता हूं, V2। तो हमारे पास Q इक्वल टू CV होता है, फिर V इक्वल टू Q बाई C होता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूं, दैट इंप्लाइज V इक्वल टू Q तो सेम है और C के जगह पे C2। तो एक चीज पता चल रहा है कि देखो यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का जो पोटेंशियल है वो सेम है नहीं, है ना, सेम नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि C1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे C2 आ रहा है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, सेम होगा नहीं। तो ये V1 है, ये V2 है, और ये इसका भी सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कुछ हुआ, और जो भी हुआ यहाँ पे डिफरेंट कुछ हुआ, और यहाँ पे भी डिफरेंट कुछ होगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, V3 क्या लिखोगे, V3 लिखोगे Q बाई C3। ठीक है ना, मतलब कहना चाहता हूँ इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा, इसको अगर V1 मानूं, इसका अलग होगा V2 और इसका अलग होगा V3। बट इन तीनों को अगर तुम ऐड करते हो, इन तीनों पोटेंशियल ड्रॉप को अगर ऐड करते हो, ऐड करने से तुम्हें क्या मिलेगा, जो तुमने अप्लाई किया हुआ है पोटेंशियल। मतलब ये कहना चाहता हूं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिल गया अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये मिल गया इंफॉर्मेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी चार्ज मतलब जाएगा, सीरीज में जितना भी कैपेसिटर है, सीरीज में जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है सारे में सेम चार्ज जाएगा। तो तुम ये नोट डाउन करो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम। इससे जितना चार्ज जाएगा इससे भी उतना ही चार्ज जाएगा, इससे भी उतना ही चार्ज जाएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंट? डिफरेंट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हारा ईच कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लूं पहले। तो अल्टीमेटली हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि वी नो दैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V क्या है? V है टोटल सर्किट का पोटेंशियल, यहां पे पूरा सर्किट का पोटेंशियल तो ये है। ठीक है, Q क्या है? टोटल सर्किट में कितना चार्ज आ रहा है, ये V है, इससे चार्ज आ रहा है, Q है टोटल सर्किट का। तो टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है?
उसी को तो हम क्या कहेंगे कि लेट अस कंसीडर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बी सी इक्विवेलेंट, इसी को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे, है ना। फिर से टोटल सर्किट का पोटेंशियल कितना अप्लाई किया तुमने, V, पूरा सर्किट में कितना पोटेंशियल अप्लाई था, V। टोटल सर्किट में कितना चार्ज आ रहा है, Q। टोटल ये तो इंडिविजुअल 3 कैपेसिटेंस में अलग अलग लगाया, इसके वजह से इफेक्टिवली जो रिजल्टेंट मैंने कहा था जो कैपेसिटेंस होगा इसका वो कितना है, तो वो हमें निकालना है, उसको मैंने कहा कि C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो ये फॉर्मूला अगर मैं टोटल सर्किट के लिए लिख रहा हूं तो टोटल सर्किट के लिए Q कितना है, Q। टोटल सर्किट के लिए C कितना है, C इक्विवेलेंट। टोटल सर्किट के लिए पोटेंशियल कितना है, V। तो इससे हम C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, Q बाई V, सॉरी V निकालना पड़ेगा, V निकाल लो। दैट इम्प्लाइज V कितना होगा, V हो गया तुम्हारे पास Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कौन सा, ये कहाँ पे अप्लाई किया मैंने, क्या ये यहाँ पे अप्लाई किया था, नहीं, यहाँ पे तो ये था अप्लाई और ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। सेकंड के लिए था और थर्ड के लिए हमें पता है, थर्ड के लिए भी सेम होगा। अगर मैं V3 यहाँ पे लिखूँ, V3 कितना होगा, Q बाई C3 होगा, है ना। ये तो तुम समझ रहे हो, ऐसे इक्वेशन करके ये आ जाएगा इसके लिए, ये वाला वैल्यू, है ना। तो ये किसके लिए लिखा, ये पूरा सर्किट के लिए लिखा, पूरा सर्किट के लिए इक्वेशन ये है। तो अब देखो ये तुमने लिख लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया। तो अब देखो पूरा सर्किट का जो पोटेंशियल है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। तो Q लिखो डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई C1, तो इसको लिखो Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस इसको Q डिवाइडेड बाई C2, तो Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस इसको Q डिवाइडेड बाई C3, Q डिवाइडेड बाई C3। तुम देखो Q जो है दोनों साइड में Q है तो कट जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 बाई C3। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर 4 कैपेसिटर होता यहाँ पे सीरीज में तो प्लस 1 बाई C4 आता, ठीक है। 2 होता तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है। चलो ये वाला डायग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। बस एक चीज़ और बता दूं कि 2 जब होगा ना तो तुम्हारे पास ऐसे होगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। सिर्फ 2 कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर 2 कैपेसिटर का 2 डिफरेंट कैपेसिटेंस होता है तो तब तुम मतलब ऐसे मत लिखना, तो इसको ऐसे लिखो C1 C2 है और यहाँ पे C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये याद रखना, ठीक है। 2 के लिए, 3 के लिए ऐसा नहीं होगा, 3 के लिए ऐसा मत लिख देना कि C1 C2 C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 के लिए ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, C का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, याद है, याद रख लो, इसको याद कर लो। वैसे ये वाला चीज़ V इक्वल टू RI मतलब रेजिस्टेंस वाले जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, शायद क्लास 10 में था तुम्हारा, वहाँ पे तुमने सीखा होगा ये R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो ये सिमिलर है, बस R रेजिस्टेंस वाला जो होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यहाँ पे 1 अपन होके हो रहा है सीरीज में, ठीक है। वैसे भी हमें भी करना है, नेक्स्ट चैप्टर में हम रेजिस्टेंस वाला भी करेंगे, तब तो ऐसे ही डेरिवेशन कर लेंगे। तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, प्रॉब्लम में हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे। 3 होगा तो ऐसे करेंगे, 3 होगा तो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो वो वाला पॉइंट तुम याद रखना अब कि सीरीज अगर कॉम्बिनेशन है मेरे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होगा हर एक कैपेसिटर से सेम चार्ज फ्लो कर जाएगा, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या होगा, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होगा डिफरेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखो, नोट करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीरीज अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें चार्ज जो होगा वो सेम चार्ज फ्लो कर जाएगा। पैरेलल जो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन, सॉरी, और पोटेंशियल जो होगा, ईच पोटेंशियल जो होगा ईच कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा सीरीज में, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, तो ये पूरा सर्किट का टोटल पोटेंशियल ये है
और चार्ज जो मूव कर रहा है वो Q है। फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव एंड से चार्ज निकल गया ऐसा मत सोचना, ऐसे ही निकलते हुए घूम रहा है। मतलब चार्ज कैसे घूम रहा है वो तो मैंने बता दिया। तो हम ऐसे डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब बात को समझो, देखो ये चार्ज जब मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको जाना है, बट ये जाने के लिए अब इसको 3 डिफरेंट रास्ता मिल रहा है ना। समझ रहे हो ना बात को, कि ये मूव करते करते यहाँ तक तो आ गया, बट अब इसको 3 डिफरेंट वे मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये 3 डिफरेंट वे पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर Q1 गया तो यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। समझ गए हो? तो एक चीज अभी अभी क्लियर हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा, अगर कोई भी कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड पैरेलली है तो उसका चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और सिंस यू हैव कनेक्टेड दिस पॉजिटिव एंड्स with the positive end of the battery and this negative ends with the negative end of the battery, so इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब C3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा और C1 का पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। अब तुम मुझे ये मत कह देना कि सर इसका मतलब इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, तो तीनों मिला के तो 3V हो रहा है, यहाँ पे तो V हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसे ऐड नहीं करते हम, ठीक है। हम ये बताते हैं कि इसका पोटेंशियल अब सिर्फ V है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। या फिर इसका पोटेंशियल V है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। या फिर इसका पोटेंशियल भी V है, ठीक है। इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी है। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है थ्रू ईच कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है वो सेम होता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्टेड हो तो सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा? चार्जेस फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ का पोटेंशियल तुम्हारे पास V है, यहाँ का कैपेसिटेंस C है और चार्ज है Q3, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे मैं Q3 लिखूँ तो ये इसमें क्या लिखना पड़ेगा? C1, और ये क्या होगा? V, है ना। सिमिलरली Q2 Q1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टोटल चार्ज है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये जो टोटल चार्ज है पूरा सर्किट का जो टोटल चार्ज है वो Q है, वो तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। अब देखो ये टोटल चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू CV में लिखने वाला हूं। टोटल चार्ज के लिए C लिखता हूं, C इक्विवेलेंट। लेट अस कंसीडर कि इस पूरा सर्किट का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्विवेलेंट। पूरा सर्किट का जो पोटेंशियल होगा वो तो V दिया हुआ है ना मेरे पास, तो ऐसे लिख लूं। फिर Q1 कितना होगा? Q1 होगा Q1, अच्छा यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, C3। Q2 होगा C2V, Q1 होगा C1V, ठीक है। ये तो तुम समझ रहे हो ना। यहाँ का पोटेंशियल भी V है, यहाँ का पोटेंशियल भी V है, यहाँ का पोटेंशियल भी V है। तो Q इक्वल टू CV करोगे तो ऐसे ही इक्वेशंस आएंगे तुम्हारे पास Q इक्वल टू CV से। तो Q1 की जगह पे तुम लिखो C1V, यहाँ पे C2V प्लस C3V। अब देखो ये जो V है सारा सेम है, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये डिराइवेशन जो होता है ना, ये डिराइवेशन एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, बट ये डिराइवेशन मैं इसलिए कराया कि इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट सीरीज में। और पैरेलल में देखो चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट बट पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। कैपेसिटेंस C होता है, ये कैपेसिटर है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इस पॉइंट से ही और इन दोनों फॉर्मूले से, मतलब 1/, सीरीज में 1/, वाला कहानी आएगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना। इन दोनों के साथ और ये वाला कॉन्सेप्ट लेके सीरीज और पैरेलल में कौन कौन सा चीज़ सेम होता है हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो सीरीज में क्या हो जाएगा? दो अगर कैपेसिटर तुम्हारे पास सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, इसको याद रखना है। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करें ऐसे।
कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे ही करना है हमें, ए बी। ये पॉइंट जो होता है ना, ये अभी तुम्हें फर्स्ट टाइम मिल रहा होगा। अभी अगर मेरे साथ अभी जो एचएस सेकेंड ईयर का बैच होगा, अगर कोई दूसरे बच्चे देख रहा है जो पढ़ चुका है उसको तो पता होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मिल रहा होगा। ऐसे जो है ये पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, मतलब इसका वर्चुअली तुम ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे ना एक बैटरी ऐसे है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ठीक है, ऐसे तुम सोच सकते हो। बट न्यूमेरिकल में या फिर सर्किट डायग्राम्स में तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। तो बहुतों को पहले से पता होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम एचएस सेकेंड ईयर कर चुके हो, एंट्रेंस के लिए देख रहे हो तो देखो यहाँ पे ऐसे है सर्किट, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास 8 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड। तो ये तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम दे दिया, कर लो, उठा लो इसको। क्या निकालना है? निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। CKT लिखा हुआ है, हाँ, CKT सर्किट। अच्छा लग रहा है ना देखने में इसको? तो इसको सॉल्व करना है हमें। मैंने कहा कि हम जब सर्किट डायग्राम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो सब कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि भाई सीरीज में कौन कौन सा चीज़ सेम होगा, पैरेलल में कौन कौन सा चीज़ सेम होगा, और जो इक्वेशंस होंगे सीरीज और पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस का वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मतलब कहाँ से शुरू करें? तो देखो छोटा वाला जो लूप होता है ना यहाँ पे, इससे शुरू करेंगे। बट एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। अगर इसको मैंने पॉजिटिव एंड मान लिया बैटरी का, मतलब यहाँ से चार्ज कोई आ रहा होगा। ये तुम्हें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये तुम्हें खुद से समझना है क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे वर्चुअली दिखाया था ना, तो देखो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, तो ये आते आते यहाँ तक जब पहुँचा तो इसके पास 2 डिफरेंट वे थे। तो ये चार्ज जो होगा Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो बात, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जगह होता है जहाँ पे तुम्हारे पास चार्ज डिवाइड हो जाता है, जिस पॉइंट पे जाके चार्ज डिवाइड हो जाता है, तो वो वाला पॉइंट क्या होता है? पैरेलल होता है। मतलब यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्किंग कर दूंगा। यहाँ पे इतना जो भी इस साइड में जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, मान लो इसको मैं C1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड में जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा मान लो C2 लिख रहा हूँ। तो सिंस यहाँ पे चार्ज जो है वो डिफरेंट हो रहा है C1 और C2 में, इसका मतलब C1 और C2 जो होगा वो पैरेलल होगा, है ना। फिर से ये जो सर्किट डायग्राम था तुमने ड्रॉ किया होगा, तुम ऐसे मत गोल कर देना, तुम्हारे कॉपी से देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से चार्ज तो आया, ये चार्ज आके इस पॉइंट पे जाके देखा कि इसके पास 2 रास्ता है, तो वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2। अभी हमने सीखा अगर चार्ज जहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है वो पैरेलल हो जाता है कनेक्शन। मतलब यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ तो इस साइड पे और इस साइड पे जितना भी जो भी आंसर आएगा, इसको तो सॉल्व करना है हमें, इस साइड को भी सॉल्व करना है, इस साइड को भी सॉल्व करना है। इस साइड को सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा और इस साइड को सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा, उन दोनों को हम पैरेलल कहेंगे। मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो तो डायरेक्ट C1 प्लस C2 होगा, है ना। बट हमें तो C1 निकालना है, फिर C2 भी निकालना है। तो C1 तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर तो फिर तो हमें ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो इससे पहले इसको पकड़ लो। इसको पकड़ने से होगा क्या कि ये दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड होगा, ये दोनों पैरेलल है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ ये डायरेक्ट सीरीज में हो गया। फिर से ये वाला सर्किट देखो, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड था, है ना, और कनेक्शन ऐसा था, ऐसे और ऐसे था कनेक्शन, ठीक है। अब मैंने कहा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो गया? ये दोनों पैरेलल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 2 हो गया। तो मतलब आंसर 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड तो किसी कैपेसिटेंस का वैल्यू है ना,
तो किसी कैपेसिटेंस मतलब कोई ना कोई कैपेसिटर होता होगा जिसका आंसर है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये वाला कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर लिया जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों को मिला के आंसर हो रहा है 2। 2 क्या है? कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस किसका होगा? कैपेसिटर का। तो एक कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया। अब ये वाला कैपेसिटर कैसे हो गया? सीरीज में हो गया। देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, सीरीज में हो गया। तो इनका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 हुआ ना। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या हो गया? 2 इंटू 2, मैंने बताया ना C1 C2 बाई C1 प्लस C2 लिखेंगे हम। तो इसमें क्या हो गया? 4 और 4, तो ये 1 हो गया, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैं रब कर दूं। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम कहोगे सर इसको जैसे कि इसको ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को देख लेंगे। इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा? पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड होके 8 हो जाएगा। फिर ये भी 8 है, फिर इसका जो आंसर 8 हुआ उस 8 के साथ ये वाला 8 तो सीरीज में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 होके 2 और 2 सीरीज में आ गया। फिर आंसर क्या होगा? 8 इंटू 8 बाई 8 प्लस 8। तो 8 इंटू 8 रहने देते हैं, 8 प्लस 8 मतलब 16 है, ये 2 और ये 4 है। यहाँ से आंसर कितना आ गया? तुम कहोगे सर C2 है, इसका आंसर आया आपके पास 4। और C1 का आंसर कितना आया? अभी अभी हमने किया था 1 आंसर आया था, अभी अभी किया था ना मैंने। तो नेट जो इक्विवेलेंट होगा, जो ये आंसर है, ये क्या हो गया? C1 प्लस C2 मतलब 4 प्लस 1, तो 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब कहोगे सर आपने तो अपना कर लिया, हम कैसे करें? तो तुम्हारा होमवर्क है, ढंग से करो, तुम करो। ठीक है, समझ गए हो? या फिर से बताऊं? फिर से एक बार। अब तो शॉर्टकट में बताऊंगा। यहां से चार्ज आया, चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तुम्हें पता चल गया, तब तुमने समझ लिया कि इस वाले पार्ट का जो भी कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट, और इस वाले पार्ट का जो भी कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट्स, इसको C1 माना, इसको C2 माना मैंने, ये दोनों पैरेलल होगा। और पैरेलल में आंसर डायरेक्ट ऐड होता है, तो फाइनल आंसर तो इन दोनों का एडिशन होगा। बट हमें C1 निकालना है। C1 कैसे निकाले? तो इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ये वाला, और यहाँ पे C2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 प्लस 1 2 हो गया, इस 2 के साथ ये 2 सीरीज में हो गया। सीरीज के लिए 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2। फिर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो गया, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, और इस 8 के साथ इस 8 का सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया, तो 8 इंटू 8 8 प्लस 8। इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 4, 5, खत्म। इजी है ना? बहुत ज़्यादा इजी है। तो टफ करते हैं। कहोगे सर ये तो बहुत टफ था। चलो एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलेगा ना, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, तो नाम देते हुए चलना, मतलब ठीक है। कोई ऐसे कर देते C डैश, मतलब इसके लिए निकाला C डैश 1 प्लस 1 तो 2 माइक्रोफेरेड। बट नेक्स्ट टाइम में तुम C डबल डैश दोगे, फिर ट्रिपल डैश दोगे, पता नहीं कितना डैश दोगे, है ना। तो ऐसा मत करना। मान लो मैंने तो समझाने के लिए पूरा सिस्टम को C1 और इस सिस्टम को C2 मान लिया, ऐसा था ना। तुम पूरा सिस्टम को CA मान लो, उस सिस्टम को CB मान लो, और इसको C1 मानते हुए चलो, है ना। तो ये C1 हो गया, फिर C2 क्या होगा? C2 होगा, ये 2 था आंसर, और इसके 2 के साथ सीरीज, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, है ना, 4 4 1 माइक्रोफेरेड। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। या फिर ये C2 नहीं होगा, कोई CA हो जाएगा, डायरेक्ट तो आंसर आ गया इसका। मतलब डैश मत देना, और इंडिविजुअल तुम होमवर्क करोगे ना इसका, तो तुम्हें तो करना है। मैंने तो तुम्हें बता दिया कैसे करना है, पर तुम्हें तो पूरा इलेबोरेटली करना है ना, तो तुम C1 C2 पकड़ते हुए चलो, मतलब ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये इजी होगा, है ना। कहोगे हाँ सर ये तो सबसे ज़्यादा इजी है।
ये तुम्हारे पास एक सर्किट हो गया, ड्रॉ करो, जल्दी करो, पॉज करके करो, कैसे भी करो। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कितना है निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। ये पॉइंट दिया हुआ है, मतलब तुम समझ गए हो क्या है कहानी। ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, ठीक है। मतलब बैटरी तुमने अप्लाई किया हुआ है, कितना वोल्ट का है वो दिया नहीं, मतलब हमसे वोल्ट वाला कहानी करवाना नहीं चाहता, हमसे सिर्फ इक्विवेलेंट वाला चीज़ निकलवाना चाहते हैं, है ना। वैसे भी प्रॉब्लम आएगा जब इसका जो है गिवन होगा। तो इसको देखो कैसे करोगे, इसको कैसे करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम में हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ़ायदा भी है, कैसे, यहाँ से तो तुम कर ही नहीं पाओगे, यहाँ से स्टार्ट मत करना। तुम अब ये मत बताना कि सर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज गया होगा और यहाँ पे जाके 2 पार्ट हो जाएगा, ऐसे करके कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करना ही नहीं है। ऐसे वाले प्रॉब्लम देखोगे तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में तुम बैक साइड से स्टार्ट करोगे। बैक साइड से स्टार्ट इसलिए करोगे, पहले तो बैक साइड देख लो, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों है ना, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम चार्ज को डिफरेंट करो, इस वाले पार्ट के साथ, ये जो गोल राउंड मारा हुआ है मैंने, इस वाले पार्ट के साथ इस वाले जो है, ये वाला जो है इसका पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। यहाँ से डिवाइड मत कर देना, कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम को कर ही नहीं पाओगे। यहाँ से उल्टा सॉल्व करते हुए आओगे तो ईजी हो जाएगा, कर पाओगे, मतलब यहाँ से कर ही नहीं पाओगे। पहली बात, क्वेश्चन डजंट अराइज कि तुम मुझसे मत पूछना कि सर यहाँ से करने से क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, यहाँ से करने से नहीं होगा, ये आंसर है मेरा। यहाँ से करना होगा, यही तरीका है इसका। ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएगा तुम्हें, मैं भी दूंगा। तो इसमें मैंने क्या बताया कि यहाँ से अगर देखो, इस जगह से देखो, चार्ज, कोई भी चार्ज गया होगा उसको 2 रूट मिला होगा, मतलब यहाँ पे जितना भी इक्विवेलेंट होगा, इसका जो भी इक्विवेलेंट आंसर होगा, इसका जो भी इक्विवेलेंट आंसर होगा, मान लो C1 में लिखता हूँ, इसके साथ ये वाला जो है 2 माइक्रोफेरेड जो है वो पैरेलल है, मतलब C1 जो भी आंसर होगा ये 2 के साथ डायरेक्ट ऐड होके यहाँ पे और एक नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होता है, तो तुम कहोगे सर ये सीरीज है तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना C1 C2 C3 बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको ना, इसका इक्विवेलेंट मैंने C1 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले ऐसे लिख देंगे कि 1/C1 इक्वल टू, इसको C1 C2 C3 मत लिखो, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दो, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इसका पूरा इक्विवेलेंट को मैंने C1 मान लिया, फिर फॉर्मूला अगर होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बार बार इतना C1 C3 लाओगे तो यहाँ पे C10 C11 ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इन सबका इक्विवेलेंट C1 मान लिया और बाकी का C1 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, ये जो वैल्यूज़ है, मान लो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये C1 है तो इसका वैल्यू लिख दिया, ये C2 है इसका वैल्यू लिख दिया, ये C3 है इसका वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो एक C1, एक 1/3 प्लस और एक 1/3 प्लस और एक 1/3, मतलब 3 × 1/3, है ना। तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड है। मतलब यहाँ तक तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइक्रोफेरेड, है ना। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक जितना भी आंसर आएगा, C1 मान लो, C1 का वैल्यू कितना बताया, 1 माइक्रो, देखो 1/C1 तो ये 1/C1 है, देयरफॉर C1 इक्वल टू, उल्टा करोगे तब भी 1 ही होगा। ये तो 1/C1 का वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड आया, उल्टा करोगे तब भी सेम ही होगा, है ना। तो C1 का वैल्यू जो हुआ तुम्हारे पास 1 माइक्रोफेरेड आया, इसके साथ ये वाला जो है 2 माइक्रोफेरेड जो है वो पैरेलल है, मतलब 1 के साथ 2 ऐड हो गया तो कितना हो गया, अब 3। क्लियर है। अब हमारे पास इतना कहानी खत्म हो गया, अब इतना कहानी खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। इसका सॉल्व कर लिया, इसके साथ इसको ऐड करके 3 कर लिया, मतलब अब ये वाला कुछ है ही नहीं, ये वाला कुछ है ही नहीं। और इसमें कितना है, इसमें है 3 माइक्रोफेरेड, है ना। इसमें कैसे 3 हो गया, वो जो 1 था और यहाँ पे 2 था ऐड होके 3 हो गया, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर से 3 3 3 हो रहा है, फिर से इन तीनों का इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं यही तो होगा, ऐसा ही होगा, सीरीज है, ये तीनों सीरीज है, इसका आंसर ये होगा। फिर इसके साथ
इसका आंसर कितना हो गया इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मैं रब कर रहा हूँ, मतलब दिखाना नहीं चाहता, इन तीनों को मिला के आंसर क्या हो गया 1, इसके साथ 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 3 होगा, फिर 3 3 3, तो ये भी तुम्हारे पास होमवर्क हो गया। देखो मैंने जो पहले वाला किया अगर उसको तुम समझ गए ना तो खुद से कर ही लोगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। क्या था फिर से एक बार ड्रॉ कर लूँ, ये 3 था, यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था और ये भी 3 ही था। 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। तो कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया तुम्हें। इस तरीके का प्रॉब्लम को पीछे से सॉल्व करना है। पीछे तुम देखो पहले सीरीज होता है, फिर देखो कि यहाँ से चार्ज भेजो, ये वाला चार्ज इस 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे सेम चार्ज जाएगा और यहाँ पे अलग सी चार्ज जाएगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ये तीनों सीरीज होने की वजह से यहाँ पे भी Q1, यहाँ पे भी Q1, यहाँ पे भी Q1, बट ये तो अलग है Q2, इसमें Q2 है ना। तो इसके साथ जो भी आंसर होगा इसके साथ इसका पैरेलल होगा। तो इसका आंसर हमें कितना मिला था 1 मिला था, 2 के साथ ये यहाँ पे 2 है, 2 में ऐड हो गया, फिर ये वाला पूरा कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे नया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 ऐड किया मैंने, फिर 3 3 3 हो गया, है ना, अभी दिखाया था। तो आई होप कि कर लोगे। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप, और अगर समझ में आ रहा है तो होमवर्क है ज़रूर करो, बहुत ही ईजी है। मैंने पहले ही बताया था हमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो फॉर्मूला से दोनों का वो हमें याद रखना है, और हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि सीरीज़ में क्या होता है, कौन सा चीज़ सेम होता है, कौन सा चीज़ डिफरेंट होता है, पैरेलल में कौन सा चीज़ सेम होता है और कौन सा चीज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, कुछ नए वाला प्रॉब्लम करते हैं। चलो ऐसे ग्राउंडेड है ना, ऐसा सर्किट है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर जो है इससे कितना चार्ज गया हुआ है, और इस कैपेसिटर जो है इससे कितना चार्ज गया हुआ है, ये दोनों तुम्हें निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए पूछा नहीं, पिछले 2 प्रॉब्लम मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में बताया था, इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है कि ये सिस्टम है तुम्हारे पास, तो इस सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 0 है और इसका कुछ पोटेंशियल है, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज फ्लो करेगा, तो फ्लो दिखाया चार्ज, प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है इससे, ठीक है। फिर से ये वाला एक पॉइंट है, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तुम्हारे पास चार्ज फ्लो करने के लिए, तो इसमें कुछ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल होने की वजह से चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है नहीं पूछा, तुम कैसे सॉल्व करोगे। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसका चार्ज कितना है और इसका चार्ज कितना है, वो बता दो मुझे, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो कुछ आइडिया है तो बताओ, कुछ आइडिया है तो बताओ, या फिर मैं आइडिया दूं। तो देखो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो बहुत सारे इजी प्रॉब्लम है, तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, वो तो तुम खुद से कर दोगे। थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ बेसिक से लेके। तो इसमें ना बताना ये चाहते हैं कि यहाँ से चार्ज गया होगा 80 माइक्रोकूलम। अब देखो बात को समझो, 80 माइक्रोकूलम चार्ज इसको क्रॉस करते हुए जब यहाँ पे आया तो इसको 2 रूट मिला, तो यहाँ से चार्ज चला गया मान लो Q1 और यहाँ पे चार्ज चला गया मान लो Q2। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि Q1 प्लस Q2 जो होगा वो 80 होगा। अब तुम कहोगे सर माइक्रोकूलम को हटाना है, तो मत हटाओ, उसने भी माइक्रोकूलम दिया, हम भी Q1 और Q2 जो वैल्यू निकालेंगे ना वो भी माइक्रोकूलम में बता देंगे कि दिस मच माइक्रोकूलम इज Q1 और दिस मच माइक्रोकूलम इज Q2, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है इससे, है ना, ये चार्ज यहाँ से आया इसको क्रॉस करते हुए, फिर 2 डिफरेंट वे पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि चार्ज इस जगह पे और इस जगह पे डिवाइड हो रहा है,
अगर चार्ज इस जगह और इस जगह पे डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या, इसका पोटेंशियल जितना भी होगा इसका पोटेंशियल उतना ही होगा। कैसे पता चला? क्योंकि चार्ज अगर डिवाइड होता है तो ये चीज पैरेलल होता है, और ये चीज अगर पैरेलल होता है तो पैरेलल का पोटेंशियल सेम होता है। अब तुम कहोगे सर तो फिर इसका पोटेंशियल कितना है, कैसे पता चले? नहीं करना है पता, इसका पोटेंशियल तुम्हें पता नहीं करना है। तुम लिखो फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी, दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना। मतलब मैंने कहा कि इस साइड का जो पोटेंशियल है, मान लो पोटेंशियल ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 3 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई सी। तो इसमें Q कितना गया? Q1, C कितना है? 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसमें Q बाई सी, इसमें है Q2 और ये 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। देखो मैं सब माइक्रो में रख रहा हूं ना, इसको हटाना नहीं, माइक्रो को हटाना नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे कर देता हूं। ये पॉइंट क्लियर है? तुम्हें क्या निकालना था? तुम्हें निकालना था कि इसमें कितना चार्ज है और इसमें कितना चार्ज है, जो तुमने Q1 और Q2 लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारे पास अगर 2 इक्वेशन होते हैं ना, तो तुम 2 इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हो वेरिएबल। ऐसे वाला इक्वेशन तुम्हें मिला था ना, x + 2y = 3 और x - 5y = 9। तो अगर 2 इक्वेशन तुम्हारे पास होते हैं तो इसको सॉल्व करके, जैसे कि यहाँ पे तो तुम नेगेटिव कर दोगे, है ना, ऐसे करके तुम x y के वैल्यू निकाल लेते हो। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास पहले से ही था और दूसरा इक्वेशन यहां से मिल रहा है। कैसे? 3q1 - 2q2 = 0, है ना। तो इससे तुम कुछ भी निकालो, Q1 का वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट कर दो, या फिर इसमें इसी में पुट करना। Q1 का वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, या फिर सॉल्व करना है इन दोनों को। सिंपल सी बात है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अब तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया ना। बट फंडा क्या था? ये वाला प्रॉब्लम में बताना क्या चाहता? देखो ये वाला प्रॉब्लम देख के मैक्सिमम स्टूडेंट जो होगा ना, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बैठ जाएगा, बट वो नहीं चाहता कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इसका क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिलेटेड भी नहीं था और तुम्हें निकालना भी नहीं था। इसने बताया कि इसमें कितना चार्ज है और इसमें कितना चार्ज है। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? हमने वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये वाला चार्ज इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे 2 डिफरेंट रूट मिल गया, तो Q1 यहाँ पे गया, Q2 यहाँ पे गया। तब हमें पता चल गया कि डिफरेंट चार्ज जा रहा है, मतलब ये वाला चीज़ पैरेलल है। तब हमें फिर से पता चला कि पैरेलल में तो भाई पोटेंशियल सेम होता है, तो इक्वेशन बनता है। फिर हमें पता है कि पोटेंशियल का इक्वेशन ये होता है, तो लिखा अकॉर्डिंगली हमने। फिर ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तो मैं नहीं करूँगा, कॉमेंट बॉक्स में सारा डाल दो कितना कितना आंसर आ रहा है ना। Q1 का वैल्यू कितना माइक्रोकूलम आ रहा है, Q2 का वैल्यू कितना माइक्रोकूलम आ रहा है, वो तुम बताओ मुझे कॉमेंट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक भी प्रॉब्लम पूरा आंसर नहीं बता, पहले वाला प्रॉब्लम शायद मैंने बता दिया था, 5 हो रहा है ना माइक्रोफेराड। नेक्स्ट भी बता ही दिया यार, 1 ही होगा, इसका बार 3 कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और इसका मैंने सॉल्व नहीं किया। पहले 2 प्रॉब्लम बता ही दिया मैंने, मत कहना कि नहीं किया हो कर दिया मैंने। देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। समझो, ये 1 कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर है, ये 4 कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे 8 कैपेसिटर्स होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 हो गए। इतना तो लिख भी नहीं पाऊंगा बोर्ड में, है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया 8 कैपेसिटर है। फिर कहा कि ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। फिर जो कैपेसिटर है सारा वैल्यू सेम है, 1 माइक्रोफेराड का है। सारा कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफेराड का है। क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट कितना है वो निकालना है। बहुत इजी है ना, इन्फिनिटी वाला केस, है ना। कहोगे कहाँ से प्रॉब्लम उठा के लाते हो सर? इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। और एक होमवर्क दे देता हूँ, एक्सरसाइज 2.25, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, सारा कॉन्सेप्ट इसी में है।
एक ही प्रॉब्लम है, सारा कॉन्सेप्ट इसी में है। कर दोगे तो मतलब कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो मैंने सीरीज पैरेलल, कौन सा चीज़ सेम है, कौन सा चीज़ डिफरेंट है। Q1, Q2, Q3, Q4, V1, V2, V3, V4 ये निकालने के लिए कहा है इसने। इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है। चलो इसको देखते हैं, इसका क्या हाल है। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये पैरेलल है, ये तो एक है, सॉरी ये सीरीज है, ये भी सीरीज है। यहाँ पे 8 होगा, वो भी सीरीज होगा, फिर 16 होगा, वो भी सीरीज होगा। अब बात को समझो, कॉम्बिनेशन को समझो। इस ब्रांच के साथ ये वाला ब्रांच जो होगा पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली जो आंसर होगा दिस प्लस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्लस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्लस इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसे करके ऐड होके डॉट 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 टू इन्फिनिटी होगा। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। पैरेलल कौन सा पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ 8 वाला, 16 वाला, 32 वाला, 64 वाला सारा पैरेलल है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर इक्विवेलेंट निकालना था मुझे तो 1 प्लस इसका जो भी होगा आंसर प्लस इसका जो भी होगा आंसर प्लस 8 वाला का जो भी होगा आंसर, सब ऐड करते जाएंगे। डायरेक्ट पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, और डॉट 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 टू इन्फिनिटी लिखेंगे। इसका मतलब मुझे ये निकालना है पहले। मान लो इसको मैं C2 लिखता हूँ, C2 का आंसर कितना होगा। ये सीरीज में है, सीरीज में क्या कैसे लिखना है मुझे, डायरेक्ट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो इसके लिए लिख रहा हूँ, ये C1 है, मान लो ये C1 है, इतना है। C2 कितना है, C2 है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो ये हो गया हाफ। यहाँ पे माइक्रोफेराड में लिखूंगा, 10 टू द पावर -6 नहीं लिखना है मुझे, रिजल्ट वही माइक्रोफेराड में ही लिखूंगा, ठीक है। इसका क्या होगा, अब कहोगे सर इसका C3 आप लिखो, और 1/1 सॉरी सीरीज में है तो 1/C3 होगा। ये तो 2 होने की वजह से डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 2 होने की वजह से डायरेक्ट लिख दिया है ना। ये तो 4 है तो इसमें लिखना पड़ेगा 1/1 प्लस 1/1, मतलब ये तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना। तो 4 हो रहा है, तो तुम्हारे पास C3 जो होगा 1/4 होगा। सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C4 जो होगा 1/8 होगा, 1/16 होगा, 1/32 होगा, ऐसे चलेगा ना। क्लियर है। अब क्या है, अब है कि C इक्विवेलेंट जो होगा वो तो इसका प्लस ये होगा, क्योंकि पैरेलल है ये वाला चीज, इसके साथ ये वाला चीज पैरेलल है, इसके साथ ये वाला चीज पैरेलल है, इसके साथ ये वाला चीज पैरेलल है। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपल C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी होगा। C1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये तो 1 है, प्लस C2 का वैल्यू कितना है, हाफ है, प्लस C3 का कितना है, C3 का 1/4, इसका है 1/8, कितना है, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी है। अब देख लो क्या है ये, जिसने मैथमेटिक्स किया हुआ होगा उसको तो पता चल गया क्या है ये एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज वो भी इनफिनाइट जीपी सीरीज है ना। ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो हाफ माइनस नहीं होता, डिवाइड होता है, हाफ डिवाइडेड बाई 1, तो कॉमन रेशियो हाफ है ना। दिस डिवाइडेड बाई दैट कॉमन रेशियो, इसको रब कर दूं, देख लो। तो इसमें इसका जो सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इन्फिनिटी वाला, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा मैंने, किसका, जीपी सीरीज का, जीपी सीरीज वो भी इनफाइनाइट जीपी सीरीज का, ठीक है। जीपी सीरीज जो कि इनफाइनाइट होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ पे लिखना है 1, ये फॉर्मूला का 1 है, माइनस भी फॉर्मूला का है। आर कितना क्या है, कॉमन रेशियो, मतलब दिस हाफ डिवाइडेड बाई 1, मतलब हाफ ही होगा, तो यहाँ पे हाफ ही होगा, ठीक है। ये रब कर दूं मैं, ये तो तुम लिख चुके होगे। तो क्या हो गया, 1 से हाफ जा रहा है तो हाफ रहेगा, 1 से हाफ चला गया तो हाफ रहता है ना। ये वाला 2 ऊपर चला गया तो 2 माइक्रोफेराड। दिस इज योर फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये, ट्रिकी प्रॉब्लम है ये सब। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, पर बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था कि इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है, सारा पैरेलल कनेक्शन है। अब देखना है कि इसका अंदर क्या चल रहा है। अंदर है सीरीज, तो पहले इसको सॉल्व करना था, तो क्या मैंने फिर इसको सॉल्व करना था, वहां पे किया था मैंने। फिर ये वाला मैंने कहा कि सिमिलरली इतना होगा, फिर क्या करना है, फिर इक्विवेलेंट तो ऐसे होगा इनफाइनाइट तक, तो तुमने लिखा। और अगर ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं हुआ है तो कर नहीं पाओगे। इसको तो याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता है,
ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कभी तो उसमें भी आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑसिलेशन में, यहाँ पे भी आता है। फिर पोटेंशियल वाला और भी केसेस है, वो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। और मैं कह भी देता हूँ कि NEET का जो शायद 4 लेक्चर थे और JEE का, उसका भी तुम देख लेना पोटेंशियल वाला, ठीक है। अब तो तुम इसको समझ जाओगे। पोटेंशियल वाला जो भी प्रॉब्लम मैंने करवाया था ना यहाँ पे NEET और JEE में, वो वाला सारे प्रॉब्लम तुम देख लेना, ठीक है। तो आज जो मैंने प्रॉब्लम करवाया, अगर किसी को लगता है कि ठीक तरीके से समझे नहीं हो, तुम कहीं पे दिक्कत हो रहा है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। और वैसे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप प्रॉब्लम लिया, इजी भी है, देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम में किताबों मिलेगा, तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो, मैंने बताया कि किताबों में मिल जाएगा, तुम सॉल्व करना, तुम लोग रेफरेंस किताब देख रहे हो, तुम्हें मिल रहा है, बट देखो सारा प्रॉब्लम कैपेसिटर वाला सर्किट में तुम नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वो वाला चैप्टर होगा, चैप्टर 3 होगा। जब तक मैं व्हिटस्टन ब्रिज वाला प्रिंसिपल नहीं बताऊंगा, तब तक कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे कैपेसिटर वाला। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां पे कैपेसिटर और रेजिस्टर, मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो वाला प्रॉब्लम भी तुम कर नहीं पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस बुक में जो भी प्रॉब्लम्स है सारा तुम कर पाओ। हाँ, अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके रिलेटेड तुम बहुत सारे प्रॉब्लम कर पाओगे, बट दिस इज़ नॉट द एंड। मुझे भी करवाना है, मैं भी आगे बहुत सारा सर्किट करवाऊंगा। आज तो बस बिगनिंग है। और अगर ये वाला प्रॉब्लम कैपेसिटेंस में तुम्हारा क्लियर हो जाता है ना सर्किट वाला, तो सेम ही प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे चैप्टर 3 पे, तब तो बहुत ईजी होगा और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझो। वो कॉन्सेप्ट याद रखना, सीरीज और पैरेलल में कौन सा चीज़ सेम होता है, कौन सा चीज़ डिफरेंट होता है, उसी से ज़्यादा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। अभी दिखाया भी तुम्हें ऐसा ही किया था मैंने, और जो तुम्हें बताया गया है, होमवर्क है, वो तुम करो। एक्सरसाइज 2.25 करो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है वो, कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम दिया उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम दिया, बट उसमें सारा कुछ डाल दिया उसने, पूरा कॉन्सेप्ट ही है उसमें, ठीक है। अच्छी तरीके से करो। और आज का वीडियो का कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। रिपीट करना है तो रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होता है सर्किट डायग्राम। आगे जाके हमें चैप्टर 3 में सर्किट डायग्राम मिलेगा, फिर चैप्टर 7 में जाके फिर से सर्किट डायग्राम मिलेगा। तो अगर यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे हेल्प करना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है। और जो नए हैं चैनल में वो काइंडली सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।